सुखियापुर नाम के एक जंगल में एक नागिन अपनी छोटी सी बेटी को लेकर मिट्टी के टीले में रहने के लिए आती है। उस जंगल में सभी पक्षी मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और उस सुखियापुर गांव के लोग वहां जंगल में शौचालय के लिए जाते थे और वहां सभी जानवर पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। सभी खुशहाल चल रहा था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। फिर एक दिन दो रेलवे के कर्मचारी बाइक पर वहां आते हैं। उन लोगों के बीच जो बातें होती हैं, वो सारी बातें वो नागिन अपनी कोठरी में बैठकर सुनती है। वो कर्मचारी कहते हैं, ये जगह बिल्कुल ठीक है रेलगाड़ी की पटरी लगाने के लिए। इधर से रेल को चलाना कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। दूसरा कर्मचारी कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये घना जंगल, हरियाली और सभी जानवर पक्षी यहाँ रहते हैं, ये इतना सुंदर दृश्य है और गांव के लोग भी इस जंगल में शौचालय के लिए आते हैं। जंगल कटने से सबको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतना सुंदर जंगल, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, ये तो सही कहा, पर कुछ अच्छे कार्य के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है ना। तो क्या किया जाए? जंगल तो कटेगा ही, मिट्टी का टीला भी तोड़ना होगा, रेलवे लाइन तो इधर से ही आएगी। ये सब हमारे ऊपर वाले ऑफिसर लोग देख लेंगे। हम लोगों का काम केवल रिपोर्ट जमा करना है, वो हम आज कर देंगे। बोल देंगे ये जगह रेल पटरी के लिए एकदम सही है। ये सब बात करके वो दोनों बाइक पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। नागिन सब कुछ सुनकर डर जाती है और अपने बिल से बाहर निकलती है और अपने सभी साथियों को वहां बुलाती है और सारी बात सबको बताती है। सब कुछ सुना तुम लोगों ने, अब बताओ क्या किया जाए। तुम लोग तो दूसरे जंगल में उड़कर चले जाओगे, पर मैं क्या करूंगी? मेरी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है और कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं इतनी आसानी से ये अपना घर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम लोग उन लोगों के साथ लड़ाई करके भी जीत नहीं पाएंगे। तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो, अगर हम सब साथ हो जाएं तो कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। हम उन लोगों से जीत नहीं पाएंगे। इससे अच्छा हम समय बिताने के बजाय अपने नए घोंसले बनाने की जगह तलाश करें। हम जगह ढूंढते हैं, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारे बच्चे के लिए भी सही जगह देख लेंगे और तुम्हारे बच्चे की सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। हम सब एक साथ यहाँ से सही जगह पर जाएंगे। सभी ने नागिन को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। वो अपनी एक ही बात पर अड़ी रही, वो अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उधर रेलवे वाले कर्मचारी वहां आ गए और अपना काम शुरू कर दिया और सभी पक्षी अपनी जगह खोजने की तलाश करने लगे, पर नागिन वहां से कहीं नहीं गई। उसने सोचा, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर एक दिन नागिन ईगल को बुलाती है और उससे कहती है, मुझे इस जंगल में सबसे समझदार आप लगते हो और मुझे विश्वास है आप मेरी बेटी को अच्छी परवरिश दोगे। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाओ, उसकी देखभाल अच्छे से करना। तुम ये गलत कर रही हो। तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को अपने से दूर कर रही हो। हम तो अपनी जान लगा के अच्छी सी ही पालेंगे। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर ही कर रही हूँ और मुझे कमजोर मत करो। तुम सब मेरी बच्ची को अच्छी परवरिश दोगे, प्लीज मेरी बेटी को ले जाओ। फिर ईगल पक्षी उसकी बेटी को लेकर चला जाता है। पूरा जंगल खाली हो जाता है और नागिन अकेली ही रह जाती है। नागिन उस टीले के नीचे बैठकर अकेले मन ही मन सोचने लगी, इस काम को कैसे रोका जाए। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने आप से वादा किया, रेल पटरी बन भी गई तब भी मैं रेल नहीं चलने दूंगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़े ही समय में जंगल साफ हो गया और रेल पटरी बिछ गई और उसके कुछ दिन बाद पहली रेल चलना शुरू हुई। जहाँ नागिन का टीला था, नागिन वहाँ रोज आकर रोती रहती है और सोचती है, मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ कितनी खुशी से रह रही थी, इन लोगों ने क्या कर दिया। तभी अचानक उस रेल लाइन में एक ट्रेन तेज रफ्तार से आ जाती है। नागिन के हटने से पहले ही नागिन का देहांत हो जाता है और उस नागिन की प्रेतात्मा चुड़ैल बनकर रेल पटरी के आसपास ही भटकने लगती है और वो कहती है, मैं यहाँ पर एक भी ट्रेन चलने नहीं दूंगी। इन सब ने हमारे घर तोड़ दिए, मुझे मेरी बिटिया से अलग कर दिया। मैं इन्हें शांति से नहीं रहने दूंगी। उस दिन के बाद से एक भी रेल सही सलामत तरीके से चल नहीं पाई। कुछ रेल वहाँ खराब हो जाती थी और कुछ रेल का एक्सीडेंट हो जाता था और कुछ रेल वहाँ गायब हो जाती थी, जिसका पता ही नहीं चलता था कहाँ गई। रात के समय जो रेल अपनी मंजिल पर पहुँचनी चाहिए थी, वो रेल अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाती थी और रेल दफ्तर वाले सब परेशान हो गए और सब चिंता में आ गए। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? इस बारे में खोज करने के लिए उन दोनों बाइक कर्मचारियों को वहां भेजा गया
वो दोनों ऑफिसर रात को वहां पहुंचे और छानबीन करने लगे। ठीक उसी वक्त एक और रेल वहां से गुजर रही थी, लेकिन वो रेल अचानक ही उनकी आंखों के सामने रुक गई और फिर दोनों को चौंका कर अचानक से वो रेल वहां से गायब भी हो गई। और ये आश्चर्यजनक घटना देखकर वो दोनों ऑफिसर काफी घबरा गए और बहुत डर गए। कौन है वहाँ? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, कहाँ फंस गए हम लोग। तभी उन दोनों ऑफिसर के सामने वो नागिन की प्रेतात्मा प्रकट होती है और कहती है, ये हमारी जगह है। तुम लोग यहाँ के जंगल साफ करके हम सब लोगों को बेघर कर दिए, मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया। मैं कभी यहाँ रेल चलने ही नहीं दूंगी। तुम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इतने सारे प्राणियों को बेघर कर दिया, अब तुम लोग इसकी सजा भुगतो। अब तुम लोग भलाई चाहते हो तो यहाँ से रेल चलाना बंद करो, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो नागिन की प्रेतात्मा वहाँ से गायब हो गई। सब कुछ सुनकर और देखकर वो दोनों ऑफिसर अचंभित रह गए। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों ऑफिस पहुंचे और अपने अफसर को सारी बात बताई और रेल वालों ने वहां रेल बंद करने का फैसला लिया। और कुछ ही दिन बाद वहां रेल चलनी बंद हो गई और फिर नागिन चुड़ैल उसी ईगल पक्षी के पास जा पहुंची और उसने देखा कि छोटी सी नागिन बड़े प्रेम से वहां खेल रही है। सब प्रेम पूर्वक वहां है। तब नागिन चुड़ैल अपने रूप में वहां उन्हें दिखाई दी और उसने सारी बात उन्हें बताई। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम लोग मेरी बेटी की अच्छी परवरिश कर रहे हो, ये देखकर मुझे और भी शांति मिल गई और अब इस रूप से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और फिर कुछ समय बाद सुखियापुर का जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा और तुम सब अपनी अपनी जगह पर लौट जाना, तभी मेरी लड़ाई को न्याय मिलेगा। ये कहकर नागिन चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ साल बाद सारे जानवर सुखियापुर के जंगल में लौट गए और पहले की तरह ही प्रेम पूर्वक रहने लगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने भाई को ढूंढने शहर जाना है। शेषना ने जिद पकड़ ली। उसका भाई पिछले 2 दिन से गायब है। उसका नाम बिल्लू नाग है। बिल्लू और शेषना दोनों भाई बहन इच्छाधारी नाग नागिन हैं। दोनों में बहुत प्यार भी है। शेषना बिल्लू से बड़ी है। बचपन से ही दोनों एक साथ खेलते कूदते आए हैं। दीदी चलना, छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। काम वाम सब कुछ बाद में हो जाएगा ना, चलना खेलते हैं, मजा आएगा। बिल्लू और शेषना हमेशा से छुपन छुपाई खेलते आ रहे हैं। ये इन दोनों का फेवरेट गेम है। लेकिन शेषना को क्या पता था कि इसी गेम के चलते उसे उसके भाई से जुदा होना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इच्छाधारी नाग और नागिनों ने मिलकर एक नदी किनारे अपना गांव बसा लिया। नदी के दूसरी ओर इंसानों का गांव था। इंसानों को नागिन गांव के बारे में पता नहीं था। उधर इंसानों के गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मधु था। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मधु की माँ उसकी शादी करवाना चाहती थी। ये सुनकर उसकी माँ सरला ने कहा, क्यों नहीं करनी है शादी? देख मधु, मेरी जिंदगी इस गांव में खत्म हो गई है। मैं नहीं चाहती कि तू भी उस लड़के से शादी करके गांव में जिंदगी बिता ले। मैं शहर में किसी अमीर खानदान में तेरी शादी करवाऊंगी। मधु राघव से प्यार करती थी। राघव गांव का लड़का था, लेकिन सरला चाहती थी कि उसकी बेटी शहर में शादी करे और अमीर घर की बहू बने। अपनी माँ को मना करने की हिम्मत मधु में नहीं थी। मधु ने राघव से कहा, राघव, इस जन्म में शायद हम नहीं मिल पाएंगे। मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मधु को शहर से लड़के वाले देखने आए। वो लोग एक बड़ी गाड़ी में आए थे। इतनी बड़ी गाड़ी गांव में किसी ने नहीं देखी थी। तभी नागिनों के गांव में बिल्लू आया और छुपन छुपाई खेलने के लिए जिद करने लगा। तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा मैं नहीं खेल सकती। लेकिन बिल्लू नहीं माना। वो और ज्यादा जिद करने लगा। तब शेषना ने कहा, ठीक है, जा छुप जा, मैं तुझे ढूंढूंगी। बिल्लू चला गया। शेषना उसे ढूंढने की बजाय खाना बनाने लगी। उधर बिल्लू सांप के वेश में नदी में उतर गया। आज मैं ऐसी जगह छुपूंगा कि दीदी मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। बिल्लू नदी पार कर गया और उस गाड़ी के अंदर घुस गया और सीट के नीचे छुप गया और वो दीदी का इंतजार करते करते सो गया। लड़के वालों ने मधु को देख लिया और गाड़ी लेकर शहर चले गए। बिल्लू गाड़ी के अंदर सोया रहा। गाड़ी लड़का खुद चला रहा था। उसका नाम अनिमेष था। अनिमेष गाड़ी लेकर शहर पहुंच गया और तभी बिल्लू की नींद टूटी। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ हूँ? बिल्लू सीट के नीचे से बाहर आया और वहाँ अनिमेष की माँ जानकी बैठी हुई थी। वो डर गई। अरे सांप, सांप, गाड़ी के अंदर सांप घुस गया है, बचाओ बचाओ।
अनिमेश ने गाड़ी रोक दी और गेट खोलकर एक धक्के में बिल्लू को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। बाल बाल बच गए। मैं इसीलिए कह रहा था माँ, गाँव में शादी नहीं करूंगा। पहली बार में ही सांप गाड़ी के अंदर घुस गया, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बेटा, पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ रहने के लिए कौन कह रहा है। बस शादी कर, दहेज में उनकी 10 एकड़ जमीन ले और 1 साल बाद वहाँ फैक्ट्री बनाकर लड़की को घर से निकाल दे। जानकी इसी वजह से अनिमेश की शादी मधु से करवाना चाहती थी। उधर बिल्लू रास्ते में गिरने के बाद परेशान हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े घर, इतनी सारी गाड़ियां नहीं देखी थी। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? बिल्लू चारों ओर देख ही रहा था कि तभी उसने एक कुत्ते को उसकी ओर भाग कर आते देखा। वो कुत्ता बड़े गुस्से में था। अरे बाप रे, कुत्ता! भाग बिल्लू भाग! बिल्लू भाग गया और एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। उधर गांव में खाना बनाने के बाद शेषना खाना खाकर सो गई। शाम को उसकी नींद टूटी। अरे मेरा भाई कहाँ है? बिल्लू अभी तक घर नहीं लौटा। बिल्लू, बिल्लू! शेषना बिल्लू को ढूंढने लगी। पूरी रात बीत गई लेकिन बिल्लू नहीं मिला। शेषना परेशान होकर रोने बैठ गई। तभी बिल्लू की ही उम्र का एक सांप उसके पास आया और बोला, मैंने कल बिल्लू को नदी पार करके दूसरी ओर गाड़ी के अंदर बैठते हुए देखा था। गाड़ी के अंदर? इसका मतलब वो गाड़ी के अंदर छुप कर बैठा था। लेकिन गाड़ी गई कहाँ? मुझे पता लगाना पड़ेगा। शेषना भी नदी पार करके इंसानों के गांव में चली गई और इधर उधर घूमते हुए मधु के घर के बाहर चली आई। अंदर मधु और उसकी माँ की बातचीत चल रही थी। माँ, वो लोग शादी में 10 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तेरे पापा ने मरने से पहले ये जमीन खरीदी थी। वैसे भी मैं जमीन का क्या करूंगी? तेरी शादी में ही काम आए वो जमीन। कम से कम शहर में शादी तो होगी। शहर शहर करके आपका दिमाग खराब हो गया है। कल उतनी बड़ी गाड़ी देखकर आप लालची बन गई हो। ये बोलकर मधु रोने लगी। चाहे कुछ भी बोल, तेरी शादी शहर में ही होगी। बाहर से सब कुछ सुनने के बाद शेषना को समझ में आ गया कि उसका भाई शहर पहुंच गया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने भाई को ढूंढने शहर जाना है। शेषना ने शहर जाने की ठान ली। 1 हफ्ते बाद मधु की शादी का दिन तय हुआ। शेषना भी शादी के दिन का इंतजार करने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मधु की शादी हो गई और वो डोली में बैठ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि शेषना अपने नागिन रूप में डोली में पहले से ही बैठी हुई थी। डोली शहर की ओर बढ़ने लगी और सामने अनिमेश की गाड़ी बढ़ रही थी। वो लोग शहर पहुंच गए। अनिमेश ने जानकी से कहा, माँ, अब जमीन मेरे नाम हो गई है। मुझे इस लड़की के साथ 1 साल तो क्या, 1 दिन भी नहीं रहना। मैं इसे यही मार देता हूँ। बोल देंगे कि ये डोली से भाग गई है। जानकी को भी ये आइडिया पसंद आया। डोली रोककर उन लोगों ने मधु को बाहर निकाला। क्या बात है, रास्ते में क्यों उतरने के लिए कहा? तुझे मारने के लिए। मधु डर गई। शेषना डोली से निकलकर अपनी भाई की खोज में जा ही रही थी कि ये देखकर वो रुक गई। बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। अनिमेश ने उसे पकड़ लिया और जानकी एक चाकू लेकर मधु की तरफ बढ़ने लगी। तभी शेषना आई और उसने जानकी को डस लिया और उसके बाद अनिमेश को भी डस लिया। दोनों का देहांत हो गया और मधु बच गई। उसके बाद शेषना अपने इंसानी रूप में आ गई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कौन हो तुम? शेषना ने सब कुछ बताया। मधु और शेषना दोनों मिलकर बिल्लू को ढूंढने लगे। तभी एक कुत्ते ने शेषना को देख लिया और उसकी तरफ गुस्से से दौड़ने लगा। अरे वो कुत्ते हमारे दुश्मन हैं। ये बोलकर शेषना भागने लगी और भागते हुए एक झाड़ी के पीछे चली गई। और तभी शेषना ने देखा कि बिल्लू उसी झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है। बिल्लू, तू यहाँ? दीदी! दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। वो तीनों गांव लौट आए और शेषना ने सब कुछ मधु की माँ को बताया। सरला ने मधु से माफी मांग ली। माफ कर दे मुझे बेटी, मैं शहर में शादी करवाने के चक्कर में अंधी हो गई थी। मधु ने राघव से शादी कर ली। उस शादी में शेषना और बिल्लू भी आए। इसके बाद से मधु और शेषना सहेली बन गए और सभी खुशी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। देखते रहिए।